अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपके कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतशाम रईस और आप सुन रहे हैं केदार से कैलाश तक, जिसे लिखा है लेखक दीपक ने। अध्याय 9। पूरे एक हफ्ते की छुट्टी के बाद जब मैं काम पर वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था वह पूरे होने वाला था। इसलिए मुझ पर किसी भी समय सीमा के आधारित कार्य को पूरा करने का बहुत अधिक दबाव नहीं था। सॉफ्टवेयर का काम ऐसे ही चलता है, कभी घना मना, कभी सूखा चना और कभी वो भी मना। एक बैंक या ऑफिस के विपरीत जहां रोजमर्रा का काम फाइलें, टाइपिंग, लेन देन, व्यवहार ये सब चलता है, सॉफ्टवेयर की दुनिया पूरी तरह से अलग होती है। हमारा काम मानसून के मौसम जैसा था। जब बारिश होती है तो बरसती रहती है और रुकती ही नहीं है। लेकिन जब वर्षा ऋतु नहीं होती है तो पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ती। जब हमारे क्लाइंट काम देते हैं तो हमें कभी कभी पूरी रात काम करना पड़ता है। लेकिन जब उनके पास देने के लिए कोई नया काम नहीं होता है तो हम व्यवहारिक रूप से बेरोजगार होते हैं और आमतौर पर इंटरनेट सर्फिंग, रिज्यूमे अपडेशन, गेम और ईमेल जैसे फालतू कामों में अपना समय काटते हैं। इस कम काम ने मुझे उन शानदार दिनों को याद करने का मौका दिया जो मैंने अभी अभी महाराष्ट्र और एमपी में बिताए थे। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक थी क्योंकि मैं भारत के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। जरा सोचिए, ये भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक समृद्धि और विविधता का एक अनुकरणीय उदाहरण है। हमने 5 ज्योतिर्लिंगों, एक साई मंदिर, एक शनि मंदिर, अजंता और एलोरा के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों, दौलताबाद किले, महान नदियों नर्मदा, गोदावरी, शिप्रा और डेक्कन पठार का दौरा किया, वह भी केवल 6 दिनों में और एक दूसरे से 100 किलोमीटर के भीतर। इस दुनिया में एक देश के भीतर शायद कोई और जगह नहीं है जो इतनी विविधता दे सके। इससे मुझे उन 3 बंगलौर वासियों के साथ और अधिक जुड़े रहने का अवसर भी मिला, जिन्हें मैं वैसे भी बहुत याद कर रहा था। हर दिन अगले कुछ दिनों तक मैं उन्हें 3-4 ईमेल लिखता और कम से कम 1-2 उत्तर उनसे वापस आते। हर कोई मेरी तरह बेकार नहीं था। फिर मेरे ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आ गया और मैं धीरे धीरे उसमें बिजी हो गया। एक दिन घर पर शाम को टीवी देखते हुए मुझे मोबाइल पर मैसेज आने की 2 बीप बजी। हेलो, हेलो रौनक, हाउ आर यू? कार्तिक ने वहां से लिखा। वाओ, ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, आई एम ऑल गुड, मैंने रिप्लाई किया। हम लोग प्लान बना रहे थे कि दिसंबर की छुट्टियों में साउथ इंडिया के दोनों ज्योतिर्लिंग पूरे कर लेते हैं। क्या बोलते हो? आर यू इंटरेस्टेड? एब्सोल्युटली, मैंने तुरंत रिप्लाई दिया। मुझे भी अपने प्रोग्राम में साथ में गिन लो, मैंने लिखा। ओके ग्रेट, बाकी डिटेल प्लान ईमेल पर बनाते हैं। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बाछें खिल गई। अंधा क्या चाहे, एक आंख, यहाँ तो 2 मिल रही थी। मैं सोच ही रहा था कि अब सुमन से कैसे मिलूंगा और यहाँ मौका खुद चल कर आ गया। दिसंबर का महीना मुझे सबसे ज़्यादा सूट करता है क्योंकि उस वक्त क्रिसमस और नए साल के कारण ज़्यादातर क्लाइंट छुट्टी पर होते हैं। दिसंबर के आखिरी 10 दिन लगभग वैश्विक छुट्टियों की तरह हो गए, चाहे कोई क्रिसमस मना रहा हो या नहीं। ईसाई जगत के अधिकांश लोग इस समय के दौरान छुट्टी पर होते हैं। भारत में भी स्कूल कॉलेज बंद होते हैं और सरकारी दफ्तरों के बाबुओं से लेकर प्राइवेट दफ्तरों के मैनेजर तक सब छुट्टी लेने में लगे होते हैं, नहीं तो छुट्टी लैप्स हो जाएगी। कुछ और ईमेल के बाद तारीखों को अंतिम रूप दिया गया और हम एक बार फिर से मिलने और 2 दक्षिणी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया था कि वे तीनों मदुरई जाएंगे, जो उनका घर था, और अपने परिवारों के साथ कुछ दिन बिताएंगे। कुछ दिनों के बाद मैं उन्हें मदुरई में मिलूंगा और हम लोग साथ में रामेश्वरम जाएंगे। रामेश्वरम से हम सभी वापस बेंगलोर आएंगे और वहां से हमें कुरनूल होते हुए श्री साइलम के दर्शन के लिए जाएंगे। मेरे लिए ये एक लंबी यात्रा होने वाली थी क्योंकि दिल्ली से मदुरई के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं थी। मेरे पास यात्रा करने के लिए केवल एक ही विकल्प था, वह था दिल्ली से मद्रास के लिए फ्लाइट लेना और फिर वहां से बस या ट्रेन से मदुरई की यात्रा करना। मुझे अपने मम्मी पापा को बताना था, जो चंडीगढ़ में थे, कि मैं फिर से एक यात्रा पर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता था कि इस बार ये मुश्किल होने वाला है। जब मैं मुंबई और पुणे गया था
तब उन्हें समझाना मुश्किल था, तो यह नामुमकिन होने वाला था। ये उनका दोष नहीं था, लेकिन मेरी पुरानी आदतें मेरे लिए मुश्किलें पैदा करने वाली थीं कि मैं उन्हें बता दूंगा और वे मुझ पर विश्वास कर लेंगे। उन्होंने हमेशा मुझे अपने दिल्ली वाले 3-4 दोस्तों के साथ किसी पब, रिज़ॉर्ट, ट्रैकिंग, जंगल, पहाड़ आदि पर जाते सुना था और वे इसके अभ्यस्त थे। अब उन्हें ये बताना कि मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ और वो भी मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, ये उनकी कल्पना से पूरी तरह से बाहर होगा। मॉम डैड, मैं अगले महीने चेन्नई जा रहा हूँ। मैंने उन्हें लैंडलाइन से फ़ोन किया और वे स्पीकर पर थे। केड़ी जगह है कि? मेरी माँ ने पूछा। मद्रास, मैं मद्रास जा रहा हूँ। उसका नाम बदल गया हैगा। अच्छा, और मद्रासियों के बीच क्यों जा रहा है? वे दोनों हंस पड़े। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं बताना चाहता था कि मैं मंदिर जाने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। अगर मैंने उन्हें बताया कि मैं मंदिर जाने के लिए चेन्नई जा रहा हूँ, तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। उस तरफ बड़े अच्छे बीच हैंगे, मरीना बीच, रामेश्वरम बीच। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की। ओए, अगर तूने बीच के ही मजे लेने हैं तो तू गोवा क्यों नहीं जाता? मद्रास क्यों जा रहे हैं? मेरे पापा का तर्क निरुत्तर कर देने वाला था। नहीं, बीच के अलावा कुछ मंदिर भी हैं। ओए पुत्र, तू दिल्ली में रहते हुए तो कभी हनुमान मंदिर भी नहीं गया और अब बोल रहा है कि मद्रास जाएगा। मंदिरों के लिए पागल है क्या? चक्कर क्या आएगा? मेरी माँ मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। कोई चक्कर नहीं है मॉम, मेरे अभी बम्बई में कुछ नए दोस्त बने हैं और वे मुझे मद्रास में मिलेंगे और फिर हम श्री साइलम भी जाएंगे। मेरे मुंह से निकल पड़ा। केड़ालाम? अब एक ही हैगा? उन्होंने पूछा। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थी। ये हैदराबाद के पास एक खूबसूरत जगह है, मैं हैदराबाद भी जाऊंगा। मैंने किसी तरीके से बात को संभाला। मैं सुनने है कि हैदराबाद बहुत कंजेस्टेड और गंदा है और उधर मुस्लिम भी बहुत रहते हैं। तुम्हें वहां क्यों जाना है? पापा ने पूछा। मेरे पिता जैसा कोई जिसने पंजाब की राजधानी में रहते हुए खूनी अतीत देखा है, निसंदेह ये सवाल पूछेगा। चंडीगढ़ भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से था और पंजाब में उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में मुसलमानों को प्रतिशत सबसे कम था। क्या ये एक अजीब बात नहीं थी कि वह राज्य जो कि एक तरफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुतायत जनसंख्या वाले राज्य कश्मीर से जुड़ा हुआ था, उसमें अपनी खुद की मुस्लिम जनसंख्या 2% से भी कम थी? ऐसा नहीं है पापा, आप अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। हैदराबाद अब बहुत साफ और सुंदर हो गया है और सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है। ये अमेरिका की सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बैंगलोर के बाद दूसरा गढ़ है। मैं बैंगलोर भी जाऊंगा। मैंने सुना है बैंगलोर में पब भी हैं और सौंडी कुड़ियाँ भी हैं। मजे करने जा रहा है मेरा बेटा। पापा ने दूसरी तरफ से एक मुस्कान के साथ कहा। बस मुंडे नू वही शराब और पब और कुड़ी की बातें सिखाओ, और कुछ नहीं। मेरी मम्मी ने मेरे पापा पर बरसना शुरू कर दिया और मैं लाइन के इस तरफ मुस्कुराने लगा। मुझे पता था कि अब कौन मुसीबत में है और उसी वजह से मैं सौभाग्य से बच गया। बैंगलोर, हैदराबाद जैसे नामों ने जादू किया और उन्हें यकीन हो गया कि मैं किसी आधुनिक जानी पहचानी जगह पर ही जा रहा हूँ। ठीक है, कब जाना है? हमने कुछ समय और बात की और फिर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सब कुछ ठीक था। फोन रखकर मैं हमारी बातचीत के बारे में सोचता रहा। मेरी माँ के सवाल साफ बता रहे थे कि उन्हें मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे मम्मी पापा अपनी शादी के कुछ साल बाद चंडीगढ़ चले गए, जहाँ मेरे पिता का एक अच्छा बिजनेस था। मैं और मेरी बहन, हम दोनों बचपन में ही दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और अपनी मौसी के यहाँ रहते थे, कुछ कारणों से जो केवल वे ही जानते थे। मेरे पापा ने कभी भी धर्म को हम दोनों पर लागू नहीं किया। इस परिणाम स्वरूप मैंने और मेरी बहन ने अंततः किसी भी धर्म का पालन नहीं किया और हम दिशाहीन हो गए। दिल्ली के बहुधार्मिक वातावरण के इस सागर में, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, हरियाणवी, यूपी वासी सब आपस में मिले जुले माहौल में रहते हैं, मेरे जैसे किसी के लिए बिना वास्तविक धार्मिक दिशा या मार्गदर्शन के भटक जाना बहुत आसान था। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था और एक तरह से नास्तिक सा हो गया था। अब जब से मैं केदारनाथ होकर आया और सुमन से मिला और उसने मुझे देवताओं की कहानियों से परिचित कराया, तब से मुझ में अपनी पहचान को लेकर एक निश्चित बदलाव आया था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने ये सारी यात्राएं सुमन के कारण शुरू की थी, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैं एक पथ की ओर कुछ दिशा लेने लगा था, जो मुझे नहीं पता कि ये मुझे कहाँ ले जाएगा।
ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी कारण के देहरादून में टिकट खिड़की पर खड़ा था और मुझे ज्योतिर्लिंगों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। मेरा जीवन बदलना था, मुझे बदलना था। हिंदू दर्शन भी कहता है कि पुत्र को माता-पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना होता है। हो सकता है कि मुझे अपने मम्मी-पापा की ओर से भी उनके सारे तीर्थ पूरे करने थे। दिल्ली से चेन्नई होते हुए मदुरई पहुंचने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। पहले मैंने दिल्ली से चेन्नई के लिए तड़के सुबह की फ्लाइट ली। ये पहली बार था जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा कर रहा था और एक पंजाबी लड़के के लिए जो दिल्ली में पैदा हुआ और पला-बड़ा, भारत का ये हिस्सा लगभग दूसरी दुनिया जैसा था। दिल्ली के एक बड़े डोमेस्टिक टर्मिनल की तुलना में मद्रास एक बहुत छोटा हवाई अड्डा था। मेरे आसपास लगभग हर कोई लुंगी और शर्ट पहने हुआ था। अधिकांश स्त्रियों की चोटी में कोई न कोई सफ़ेद फूलों वेणी थी। टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर निकलकर मैंने देखा सब कुछ तमिल में लिखा हुआ था और मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ या समझ सकता था। यहाँ के ऑटो पूरी तरह से पीले रंग के थे, ना कि काली बॉडी और पीली छत वाले, जो हम दिल्ली में देखते हैं। दिल्ली में जहाँ आप टर्मिनल या रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, तो ऑटो और टैक्सी वाले मधुमक्खियों की तरह आप पर झपटते हैं, लेकिन यहाँ हर जगह ऑटो होने के बावजूद शुद्ध पंजाबी दिखने वाले लड़के से बात करने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करना है और फिर मुझे याद आया कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। मैंने अपने मोबाइल में एक एसएमएस टाइप किया, मद्रास पहुँच गया, और उसे अपनी मम्मी को भेज दिया। ये उनका निर्देश था कि मैं उन्हें पल-पल की खबर देता रहूं क्योंकि उनका बेटा पहली बार उनसे इतना दूर गया था। मैं सुमन को भी मैसेज भेजना चाहता था, लेकिन यह असंभव था। जबकि उसके माता-पिता जानते थे कि वह रामेश्वरम जा रही है, लेकिन केवल कार्तिक और लक्ष्मी के साथ। मैं तस्वीर में कहीं नहीं था। मैंने कार्तिक को भी वही मैसेज भेजने को सोचा। मैं उसको बताना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ, और दूसरा सबसे ज़रूरी कि मैं यहाँ पर तमिलनाडु की धरती पर अपने ही देश में एक अजनबी की तरह फ़ील कर रहा था और मैं चाहता था कि मैं किसी से जुड़ सकूँ, किसी से बात कर सकूँ। मैंने एक नया एसएमएस टाइप किया, चेन्नई पहुँच गया, और फिर इसे कार्तिक को भेज दिया। तमिलनाडु में तुम्हारा स्वागत है। उन्होंने लगभग तुरंत जवाब दिया, जैसे वह मेरे मैसेज का वेट ही कर रहा था। मदुरई के लिए बस लेने के लिए बस स्टैंड जा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर देना। ओके, थैंक्स। हालांकि मैंने लिख तो दिया कि मैं उसकी मदद लूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे। मदद स्थानीय होनी चाहिए, न कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे रिमोट सपोर्ट। वो तरीका यहाँ काम नहीं करेगा। मैं किसी तरह हवाई अड्डे के एक सीआईएसएफ वाले जवान को ढूंढने में कामयाब हो गया। भाई साहब, मदुरई के लिए बस लेने के लिए मैं बस स्टैंड कैसे जा सकता हूँ? उधर देखो, वो जो आदमी कुर्सी पर बैठा है उसको हिंदी आती है, और वह तुमको मदुरई के लिए बस स्टैंड जाने के लिए एक ऑटो दिलाने में तुम्हारी हेल्प कर देगा। उसने मुझे उस तरफ इशारा किया जहाँ ज़्यादातर ऑटो वाले खड़े थे। मैं वहाँ गया और एक मोटी मूँछों वाला एक मोटा आदमी एक कुर्सी पर बैठा था और उसने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह ठीक से जानता था कि उसके अलावा मेरे पास किसी और से मदद मांगने का कोई और रास्ता नहीं था। मुझे बस स्टैंड जाना है, मदुरई की बस पकड़ने के लिए। उसने मेरी तरफ बिना किसी इंटरेस्ट के देखा और फिर बोला, इस ड्राइवर के साथ चले जाओ, यह तुम्हें सीधे बस स्टैंड पर छोड़ देगा। पूरा पैसा अभी देना है और पैसे के ऊपर कोई झकझक नहीं चाहिए। फिर उसने एक ड्राइवर से तमिल में बात की। वो ड्राइवर आगे जाने लगा और मैं उसके पीछे हो लिया। मैं ऑटो में बैठ गया और वो चल पड़ा, और हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। हम बस स्टैंड पर पहुंचे और मैं नीचे उतरा और वह मुड़ा और चला गया। वहाँ खड़े खड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं कड़ाही से निकलकर आग में जा गिरा हूँ। हवाई अड्डे में केवल एक डोमेस्टिक टर्मिनल था, लेकिन यहाँ हर जगह बसें खड़ी थीं और सब कुछ तमिल में था। सभी लिखित और बोली जाने वाली भाषा केवल तमिल में थी। मैं थोड़ा भूखा और ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, इसलिए पहले मैं एक दुकान पर गया जो चाय, कॉफ़ी, कैंडी, सिगरेट आदि बेच रहा था। शुक्र है कि चाय, बिस्कुट और सिगरेट मांगना आसान था। ये शब्द अब अंग्रेजी शब्द नहीं थे, बल्कि हमारे देश की आम शब्दावली का हिस्सा थे। पेट में कुछ दाना, चाय के कुछ घूंट और सिगरेट के कुछ कश के बाद मैं अपने होश में आने लगा। मैंने दुकानदार से एक ही प्रश्नवाचक शब्द पूछा, मदुरई, और उसने एक दिशा में इशारा किया। मैं निराश हो रहा था कि अब फिर से मदुरई जाने के लिए जगह तलाशने और बस में बैठने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। और अचानक किसी ने इंग्लिश में कहा, दैट्स इट, वहाँ पर, यू विल गेट बसेस फॉर मदुरई। आपको मदुरई जाने वाली बसें मिल जाएंगी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह 45-50 साल का आदमी रहा होगा। थैंक्स, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएटेड, वास्तव में सराहना करता हूँ। मैंने उसी अंग्रेजी में उत्तर दिया।
तुम मेरे साथ आओ, मैं भी मदुरई जा रहा हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अरे वाह, आपको हिंदी आती है? मैं उचक कर बोला। हाँ, आती है। आप तो हमारी भाषा बोलोगे नहीं, तो हमको ही आपकी भाषा सीखनी पड़ेगी। क्या मतलब? तुम्हारी भाषा हमारी भाषा, हिंदी तो हम सबकी बोली है। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला। नहीं, ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा तमिल है। मैं उससे और अधिक बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह मेरे लिए एक अनमोल व्यक्ति था जो मुझे मदुरई की बस में चढ़ने में मदद कर रहा था। वह मुझे सबसे पहले उस काउंटर पर ले गया जहाँ टिकट मिल रहे थे, और टिकट खरीदने के बाद वह मुझे बस में ले गया। हम दोनों एक साथ बस में चढ़े और उसने एक खाली सीट ले ली। हालांकि अभी बहुत सी सीटें खाली थीं, लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ बैठना चाहता था, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो मुझे संघर्ष करना पड़ता। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मैंने विनम्रता से पूछा। उसने सिर हिलाया और मैं उसके बगल में बैठ गया। जल्दी ही बस चल पड़ी। मैं उससे तुम्हारी भाषा मेरी भाषा वाले पॉइंट के बारे में बातचीत करना चाहता था। कुछ दुकानों पर शहर का नाम अभी भी मद्रास लिखा हुआ है। मैंने खुद से ऐसी आवाज़ में कहा जो इतनी तेज थी कि वह सुन सके। वह मेरी ओर मुड़ा और सहमति में सिर हिलाया। शहर का नाम कब बदला गया? मैंने बातचीत जारी रखने की कोशिश की। पता नहीं, शायद 5-6 साल पहले, उसने उत्तर दिया। नाम क्यों बदला गया? क्या ये बॉम्बे की तरह था जिसका उच्चारण करना अंग्रेजों के लिए आसान था, जबकि शहर का असली नाम मुंबई मुंबा देवी के नाम पर है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मद्रास और चेन्नई दोनों नाम पुराने मछली पकड़ने वाले गांवों पर आधारित थे। अंग्रेजों ने मद्रास पट्टिनम नामक मछली पकड़ने वाले गांव के पास एक किला बनाया था, और समय के साथ शहर का नाम मद्रास हो गया। चिन्नापट्टनम नामक एक और मछली पकड़ने वाला गांव था, और वर्तमान राजनेताओं और निर्णय निर्माताओं ने इसे शहर के नाम के रूप में अधिक उपयुक्त पाया, और इसलिए अब ये मद्रास से बदलकर चेन्नई हो गया है। मैंने कहा, मैं यहाँ के लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे चेन्नई से ज़्यादा मद्रास नाम पसंद है। एक तरह से ये व्यक्तिगत पसंद का विषय है। कौन सा नाम बेहतर है, इस पर चर्चा और बहस चलती रहेगी। शायद ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मद्रास और चेन्नई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सहयोगात्मक रूप से शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक आंतरिक धागा बनाते हैं। उनका जवाब गहराई का था। वह आधुनिक मानसिकता और ज्ञान का व्यक्ति लग रहा था। मैंने भाषा वाले विषय को छूने का साहस जुटाया, क्योंकि वह मेरे दिमाग में जब से उसने बोला था तब से बसा हुआ था और उथल पुथल मचा रहा था। क्या भाषा को भी इसी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया। मेरा मतलब है कि हिंदी और तमिल भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आपकी भाषा मेरी भाषा, ऐसा क्यों कहें? बिल्कुल सही है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह माने। समस्या तब पैदा होती है जब कोई सिक्के के एक पहलू को सिक्के के दूसरे पहलू पर थोपने की कोशिश करता है। अब मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, बार बार दिल्ली और उत्तर भारत के राजनेताओं ने हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की है। पहली कांग्रेस सरकार ने तब के मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य पढ़ाई शुरू कर दी थी। फिर संविधान आया, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, और हम चाहते थे कि तमिल और अंग्रेजी का उपयोग जारी रहे। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने पूछा, किसी भी भाषा के प्रति इतना द्वेष क्यों पालना? इतना समय बीत गया, अब इसे भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप देश के विभाजन के दर्द को भूल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? आप उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में अब भी उसका दुख हो। वह बिल्कुल सही था। किसी की भाषा को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब संविधान बनाया जा रहा था तब नीति निर्माता द्रविड़ियानों की तुलना में इंडो आर्यन थे, अन्यथा हिंदी के एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होने का कोई तर्क नहीं है। उन्होंने थोड़े निराश भाव से कहा। ये इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषाएं क्या हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। भारतीय उपमहाद्वीप के मूल लोग द्रविड़ियन थे और द्रविड़ियन भाषा बोलते थे। तो क्या तमिल द्रविड़ियन है? हाँ, तमिल द्रविड़ियन भाषाओं में से एक है। प्राथमिक द्रविड़ियन भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम है, और सभी की लंबी साहित्यिक परंपराएं हैं। तो फिर इंडो आर्यन भाषाएं कौन सी हैं? इंडो आर्यन भाषाएं हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, नेपाली, असमिया आदि हैं। सुनो मेरे दोस्त, ये मानव जाति का स्वभाव है। ये अपनी पहचान पर
बदलाव थोपने का विरोध करता है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को नहीं बदला जा सकता। इस आखिरी पंक्ति ने बहस पर मुहर लगा दी और मैं चुप हो गया। उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि हम सब भारतीय हैं, लेकिन गहरी जड़ें जमा चुकी संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली, मान्यताएं, सामाजिक ताना बाना, ये सब उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के लिए काफ़ी भिन्न है। और भाषा की उत्पत्ति इसका एक मूल कारण है। क्या हम कभी एक हो सकते हैं? जब तक हम मदुरई पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हम दोनों बस से उतरे, एक दूसरे से हाथ मिलाया और बाय कर लिया। मैंने रात बिताने के लिए एक जगह की तलाश की। पूरे दिन की यात्रा की थकान, भाषा संबंधित संघर्ष और फिर इस बात का एहसास कि मुझे कल सवेरे जल्दी निकलना है, इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैं ज़्यादा होटल के कमरे ढूंढने के मूड में नहीं था। इसलिए मुझे जो सबसे पहला और अपने बजट में आता हुआ सस्ता सा कमरा दिखा, उसे मैंने ले लिया। मेरी आंखें तो कल सुबह की राह देख रही थीं, जब मेरी फिर से सुमन से मुलाकात होगी। हाँ, मैं लक्ष्मी और कार्तिक का भी इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी होती थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने कार्तिक को मैसेज किया, मदुरई पहुंच गया और बस स्टैंड के पास एक होटल में चेक इन कर लिया। उसने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, ठीक से सो जाओ। हम सुबह लगभग 8:30 बजे बस स्टैंड पर मिलेंगे। श्योर, गुड नाइट, मैंने उत्तर दिया। अगले दिन सुबह मैं समय पर तैयार था और बस स्टैंड पर अपने दोस्तों से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। पूरे 2 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन मैं पहले से ही उन्हें बुरी तरह से मिस कर रहा था। मैं तयशुदा जगह पर पहुंच गया और थोड़ी देर बाद एक कार मेरे सामने रुकी। मैंने कार के अंदर झांका और अपने दोस्तों के परिचित चेहरे देखे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और वे भी मुझे जवाब में मुस्कुराए। हे गाइस, तुम सब लोग कैसे हो? मैंने पूरी गर्मजोशी और उत्साह से पूछा। मैं उनके कार से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा था और उन्हें कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन केवल कार्तिक ही बाहर निकला। हमने हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को गले लगाया। मैंने उत्सुकता से कार के अंदर देखा। रौनक, वे दोनों बाहर कदम नहीं रखेंगे। मदुरई कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है और हमारे अधिकांश रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं, और बस स्टेशन तो और भी अधिक आवाजाही वाली जगह है। और वह दोनों नहीं चाहती कि कोई उन्हें पहचाने, और ख़ास तौर से आप जैसे किसी अजनबी के साथ यात्रा करते हुए। इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से कार घुस जाओ और हम बाद में एक दूसरे को ठीक से ग्रीट करेंगे। मैंने उसकी बात मानी और कार में बैठ गया। हमेशा की तरह मैं आगे की सीट पर बैठा और सुमन और लक्ष्मी दोनों की ओर मुड़ा और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उन दोनों को हाय किया। हे रौनक, ग्रेट टू सी यू वंस अगेन। अभी 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि एक उम्र बीत गई। हमारे शहर में आपका स्वागत है। वे दोनों लगभग एक स्वर में चिल्लाए और उन दोनों ने ही एक ही समय में अपनी उत्तेजना दिखाते हुए मेरा हाथ लिया और जोर से दबा दिया। ये वह प्रतिक्रिया थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और ये बहुत आश्वस्त करने वाली थी। उम्मीद है आपकी यात्रा आरामदायक रही। हाँ, सब अच्छा था। तुम इस छोटे से बैग में अगले 4-5 दिन कैसे गुजारोगे? अभी मैंने बेंगलोर से मदुरई आने में तुमसे ज़्यादा कपड़े पैक किए थे। भले ही ये मेरा घर है और मेरा बहुत सारा सामान पहले से ही यहाँ मौजूद था। सुमन ने व्यवहारिक रूप से आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुम एक अमीर लड़की हो। कार्तिक ने उसे चिढ़ाया, इससे पहले कि मैं उत्तर दे सकता। अगर रोज कपड़े बदलना और साफ कपड़े पहनना धनवान होने की निशानी है तो ठीक है, मैं अमीर ही सही, कम से कम तुम दोनों की तरह तो नहीं हो, जो कि पिछले 3 महीने से शायद ही नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए हों। कार्तिक और मैंने एक दूसरे को देखा और हम दोनों ने नीले रंग के शेड्स पहने हुए थे, और वह भी शायद वही टी शर्ट जो हमने अपनी पिछली ट्रिप के दौरान पहनी थी। हम दोनों अब जोर से हंस दिए। ये दिसंबर का महीना था और उत्तर भारत कांप रहा था, जबकि दक्षिण भारत में एक टी शर्ट ही बहुत थी। कुछ दूरी पर मैंने एक विशाल मंदिर का टावर देखा, कुछ ऐसा जो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ये 10 से 15 मंजिला इमारत के बराबर होगा, और उसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां मूर्तियों के रूप में जटिल रूप से बनाई गई थीं और पूरे टावर में स्थापित की गई थीं। वाह, ये क्या है? क्या हम रुक सकते हैं ताकि मैं एक तस्वीर खींच सकूं? मैंने उनसे पूछा। उन्होंने ड्राइवर से तमिल में कुछ पूछा और उसने झुंझलाकर टैक्सी को साइड में रोक लिया। मैं नीचे उतरा और उनकी तरफ देखा, लेकिन किसी को भी बाहर निकलने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने खुद कुछ तस्वीरें खींची और फिर से टैक्सी में बैठ गया। वो क्या था? मैंने पूछा। उसे गोपुरम कहते हैं, जिसका अर्थ है गाय का मुख। गोपुरम आमतौर पर गाय के चेहरे का एक आकार होता है,
और इसके दोनों सिरों पर दो सींग जैसे दिखने वाली बनावट होती है। वास्तव में गोपुरम मंदिर की सीमा की दीवार पर बना होता है और ये मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है। ये आमतौर पर अलंकृत होते हैं और देवी देवताओं की मूर्तियों या पुराणों के दृश्यों से सजाए जाते हैं। पूरे तमिलनाडु के मंदिरों में आपको ये गोपुरम मिलेगा। कुछ जगह पर ये थोड़ा छोटा होता है, पर अधिकांश मंदिर में ये बड़ा सा ही होता है। मैं एक साथ हैरान और चकित था। ये दक्षिण भारत है। यहाँ के लोग अपने मंदिरों के प्रवेश द्वार को इस स्तर तक सजाते हैं कि ये शेष भारत में सबसे बड़े और विशाल मंदिरों को शर्मसार कर देता है। आप जानते हैं रौनक, तमिल में एक लोकप्रिय कहावत है, गोपुरा दर्शनम कोटि पुण्यम। इसका मतलब है, यदि आप एक गोपुरम देखते हैं तो आपको 1 करोड़ अच्छे कर्म मिल जाते हैं। लक्ष्मी ने कहा। मैं इस पर अच्छी तरह से विश्वास कर सकता हूँ। उस गोपुरम पर हजारों देवी देवता अवश्य रह रहे होंगे। अगर कोई आपको कुछ अच्छे कर्म भी दे तो भी ये 1 करोड़ से अधिक होगा। असल में गोपुरम को देखने के बाद मैं सचमुच सोच रहा हूँ कि क्या हमें किसी मंदिर के अंदर भी जाने की ज़रूरत है। जब प्रवेश द्वार पर ही हजारों देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हों, तो किसी को केवल एक देवता से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा और हर कोई हंस पड़ा। ये एक अच्छा तर्क था। हम आगे बढ़े और मैंने लगभग उसी आकार का एक गोपुरम देखा। और दूसरा, एक और है, क्या यहाँ हर मंदिर में इतना बड़ा गोपुरम है? मैंने लगभग अविश्वास से पूछा। ये उसी मंदिर का दूसरा गोपुरम है। मंदिर का नाम मीनाक्षी अम्मा मंदिर है और इसमें कुल मिलाकर 14 गोपुरम है, कार्तिक ने बताया। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही मंदिर के 14 प्रवेश द्वार थे और वे सभी समृद्ध अलंकृत सजावट के साथ 10-15 मंजिला इमारत के बराबर थे। अविश्वसनीय, मैंने बुदबुदाया। हमको ऐसा ही एक गोपुरम रामेश्वरम में भी देखने को मिलेगा, सुमन ने कहा। मैं तुम्हें कुछ और बताऊं? तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है और तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे ही पूरी तरह से घूमा और उसकी ओर एक प्रश्नात्मक दृष्टि से टकटकी लगाकर देखने लगा। तमिल में एक और कहावत है, ऐसे गांव में मत रहो जहां कोई मंदिर ना हो। इसलिए लोगों ने पहले मंदिर बनाया और फिर वहीं रहने लगे। यही कारण है कि तुम देखोगे कि तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिर शहर के बीचों बीच बने हुए हैं, क्योंकि पहले मंदिर बना और फिर बाद में उसके चारों ओर शहर बसता चला गया, सुमन ने कहा। सुमन मुझे समझा रही थी, लेकिन मैं सुन कम और समझ बिल्कुल नहीं और उसको देख ज्यादा रहा था। उसके साथ इस सीधी बातचीत से मुझे उसे सीधे, संतुष्ट और लंबे समय तक देखने का मौका मिल गया। मैं उसकी शक्ल देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था और उसने अभी जो कहा उस पर मैं वास्तव में कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वही जीवंत आंखें, लटकते बाल, वही उजली कुर्ती, वही सुमन जिसे मैंने पहली बार देहरादून बस अड्डे पर देखा था। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे गले लगा सकूं और बता सकूं, देखो, मैं यहाँ केवल तुमसे मिलने आया हूँ। ये गोपुरम अच्छे हैं, लेकिन वे वास्तव में मेरे लिए उतना मायने नहीं रखते जितना वह मायने रखती है। मेरी बात खत्म हो गई। अब तुम चाहो तो सीधे बैठ सकते हो, उसने कहा। जब मैं अपनी सीट पर वापस सीधे नहीं मुड़ा, सब लोग कार में तेजी से हंस दिए और मैं भी एक हल्की सी खिसियानी हंसी लेकर सीधे होकर बैठ गया। उत्तर भारत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि देवी, लक्ष्मी और सरस्वती साथ साथ नहीं होती, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति या तो अमीर हो सकता है या पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। यहाँ दक्षिण भारत में लोग मंदिर, उसके प्रवेश द्वार, उसकी परंपरा, उसके रखरखाव, उसके भगवान और मंदिरों से जुड़ी हर चीज को इतना महत्व देते हैं कि यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ रहती हैं। अधिकांश दक्षिण भारतीय दिमागदार, शिक्षित और धनवान भी होते हैं। वैसे मुझे इस मंदिर को देखने का मौका कब मिलेगा, जिसके इतने सारे विशाल और भव्य गोपुरम हैं? मैंने पूछा। कल, रामेश्वरम से लौटने के बाद, कार्तिक ने उत्तर दिया। वैसे कल हमारी बेंगलोर के लिए तो ट्रेन भी है, लक्ष्मी ने कहा। उम्मीद है कि मंदिर देखने और ट्रेन पकड़ने के लिए पर्याप्त समय होगा, मैंने पूछा। हालांकि समय पर्याप्त तो होगा, फिर भी अगर हमें देर हो जाती है तो तुम मंदिर जाना छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम पहले से ही गोपुरम पर हजारों देवी देवताओं को देख चुके हो और तुम वास्तव में केवल एक भगवान को देखने के लिए अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यही तो तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था, सुमन ने हंसते हुए कहा। आपका भी जवाब नहीं है मैडम, मैंने हंसते हुए चुटकी लेते हुए कहा।
अगर इतनी दूर आकर इस मंदिर को नहीं देखूंगा तो ये तो तमिलनाडु जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है उसका अनादर होगा, उपेक्षा होगी, पाप लगेगा। और मैं ये घोर अपराध नहीं करना चाहता। इसलिए मिस्टर कार्तिक, आप टाइम तो कुछ ऐसे रखिएगा कि कल मैं ये मंदिर देख सकूं। वैसे अंदर कौन से देवता हैं जिनके दर्शन से आप मुझे वंचित करने की योजना बना रही हैं? मैंने पूछा। वह कोई देवता नहीं है, एक देवी है। ये मीनाक्षी अम्मा मंदिर है और यहाँ की मुख्य देवी मीनाक्षी मतलब पार्वती हैं। अब तक हम शहर से बाहर आ चुके थे और हमारे आसपास कुछ भी नहीं था। ज्यादातर इलाका खाली बंजर इलाका था। यहाँ तक कि आसपास की ज्यादा बस्तियां भी नहीं थीं, जिसे हम आमतौर पर सड़क पर जब लंबी यात्रा करते हैं तो देखते हैं। बस एक ही लंबी काली रोड जो सीधे चले जा रही थी, हमारे साथ साथ चल रही थी, हमारा साथ दे रही थी और हमारी गाड़ी उस पर दौड़ी जा रही थी। मेरे फ़ोन पर एसएमएस की दो परिचित बीप की घंटी बजी। मैंने देखा, मम्मी का मैसेज था। अभी कहाँ है? रामेश्वरम समुद्र तट के रास्ते में। मैंने सोचा कि मैं रामेश्वरम मंदिर नहीं लिखूंगा। ठीक है। क्या बहुत गर्मी है? नहीं, मौसम आरामदायक है। अकेला है? नहीं, दोस्तों के साथ। वे कौन है? आपको बताऊंगा। बाय। मम्मी के साथ इस मैसेजिंग के चक्कर में एसएमएस की बीप कई बार बजी। कार्तिक, लगता है रौनक को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है जो उसे मैसेज कर रही है, सुमन ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, ये गर्लफ्रेंड मेरी मम्मी है और थोड़ी चिंतित है कि मैं इतनी दूर आ गया हूँ। वैसे तुम लोगों को ये पता है कि ये तमिलनाडु की मेरी पहली यात्रा है? मैंने लगभग गर्व से कहा और ये स्पष्ट कर दिया कि मैं उनके कारण आया हूँ। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम किसी विदेशी धरती पर हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में इतनी चिंतित है। अरे ये अपना ही देश है जहाँ तुम अपने ही लोगों के साथ घूम रहे हो। तुम्हें पता है कि जब मैं केदारनाथ की यात्रा के लिए आई थी तो मैंने भी पहली बार दिल्ली या उत्तर भारत की धरती को छुआ था। तो इस तरह हमारा हिसाब बराबर हुआ। लेकिन उस वक्त भी मेरे मम्मी पापा मेरी इतनी चिंता नहीं कर रहे थे जितना कि तुम्हारी मम्मी परेशान है। या तुमने उन्हें यहाँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बता रखा है? बोलो, क्या बोलते हो? लेकिन तुमको उत्तर भारत में भाषा या भोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। तुम्हें पता है कि मैं कल कितना परेशान हुआ था किसी को अपनी बात समझाने के लिए या कुछ ढंग का खाना खाने के लिए। मैंने अपनी कल की लड़ाई आज जाहिर करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं हिंदी जानती थी और उत्तर भारतीय खाना खाने में माहिर थी। इसलिए नहीं कि उत्तराखंड के लोग तमिल में बात कर इसलिए नहीं कि उत्तराखंड के लोग तमिल में बात कर रहे थे या वे डोसा परोस रहे थे। सुमन के साथ बहस में जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि ज़्यादातर वह सही होती थी। तुमको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। कुछ तमिल शब्द बोलने का प्रयास करो और इडली डोसा पसंद करना शुरू कर दो। उसने कुछ देर रुकने के बाद कहा। और एक लुंगी भी खरीद लो और माथे पर एक छोटा सा टीका लगा लो। फिर उसके बाद आप पूरे साउथ इंडियन हो जाओगे। लक्ष्मी ने उसकी बात में जोड़ते हुए कहा। ऐसी चुटकी भरी टिप्पणियां सिर्फ लक्ष्मी ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। रास्ते में हम लोग एक जगह नाश्ता करने के लिए रुके। ये एक छोटा सा होटल था और कुछ टेबल और कुर्सियां लगी हुई थी। गरम गरम इडली बन रही थी और हम लोगों ने इडली सांभर वड़ा का ऑर्डर दे दिया। हमारी टेबल पर एक लड़के ने आकर केले के पत्ते बिछा दिए। फिर एक होटल का आदमी एक बड़े से बर्तन के अंदर जिसमें इडली भरी हुई थी लेकर हमारे पास आया और उसने हमारे पत्तों पर दो दो इडली रख दी। उसी के पीछे पीछे एक दूसरा आदमी आया और उसने उन इडली के ऊपर सांभर डाल दिया। उसी पत्ते पर बगल में तीन तरह के सफ़ेद, लाल और हरी चटनी परोस दी। उन तीनों ने इडली को सांभर में मींजा और दाल चावल की तरह उसे हाथ से उंगलियों से खाना चालू कर दिया। हाथ से खाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन केले के पत्ते पर इडली सांभर, तीन प्रकार की चटनियाँ जिनका पानी ना चाहते हुए भी तीन समुद्र की तरह आपस में मिला जा रहा था, मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब था। हाथ से तो खाना खाने का मैं आदी था, लेकिन सांभर, चटनी, इडली तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट में थाली में, कटोरी में चम्मच और कांटे के साथ खाया करता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे परेशान देखकर लक्ष्मी और सुमन दोनों ही मुस्कुराए और सुमन ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया। रौनक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अब साउथ इंडियन तरीके सीखने पड़ेंगे। यहाँ कोई चम्मच वगैरह नहीं मिलेगा, अब ऐसे ही खाना पड़ेगा। पहले तो मैं थोड़ा झिझका, लेकिन फिर लीजिए, मैंने भी अपने साउथ इंडियन बनने की शुरुआत कर दी। मैंने भी उनकी देखा देखी इडली को चावल की तरह सांभर में मींजा
और एक एक करके मुंह में डालने लगा। बीच बीच में उंगली से चटनी चाट लेता। इसका स्वाद बहुत अच्छा था। इडली को सांभर में खाना और इडली को सांभर में मींच कर चटनी के साथ खाना, दोनों बिल्कुल दो अलग अलग अनुभव थे, दो अलग अलग स्वाद थे। मेरे खाना खाने के बाद कार्तिक ने सुमन को कहा, चलो, रौनक ने हमारा साउथ इंडियन टेस्ट पास कर लिया। हम सब लोग हंस दिए। लगभग 4 घंटे की ड्राइविंग और 1 घंटे के भोजन के बाद हमारी बाईं ओर बंगाल की खाड़ी का पानी बीच बीच में दिखना शुरू हो गया और जल्दी ही हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां हमारे दोनों ओर पानी था। हमारे ठीक सामने एक सड़क पुल था। हमारी सड़क के बराबर में एक रेलवे लाइन चल रही थी और उस लाइन पर भी आगे एक रेलवे पुल बना हुआ था। सड़क के पुल की ऊंचाई रेलवे पुल की ऊंचाई से लगभग 1.5 गुना ज्यादा थी। हम एक नवनिर्मित आधुनिक कंक्रीट सड़क पुल पर खड़े थे, जिसे हाल ही में ताज़ा रंग रोगन किया गया था। ये एक लगभग चमक सा रहा था। इसकी अपेक्षा में बराबर चलती हुई रेलवे लाइन का लोहे के गर्डर से बना पुल पुराना और जर्जर था और ये केवल एक चमत्कार जैसा लग रहा था कि वह पुल अभी तक टिका कैसे। ज्वार वाले पानी की एक बड़ी लहर या तूफान का एक तेज झोंका, शायद उस पुल के लिए इन दोनों में से किसी एक को भी संभालना मुश्किल होगा। मुझे करीबन पूरा विश्वास था कि यह सिर्फ अब एक ढांचा खड़ा हुआ है और इस पर कोई ट्रेन नहीं आती जाती। पुलों के दोनों ओर पानी का अंतहीन दायरा था। हमारे सामने एक सुंदर हरा भरा द्वीप था और हमारे पीछे एक सीधी सड़क थी जो दोनों तरफ समुद्र की रेत और वनस्पति में विलीन हो रही थी। रौनक, जो कुछ तुम अपने चारों ओर देख रहे हो, मैं तुम्हें उसके बारे में और उसका महत्व बताता हूँ, कार्तिक ने कहा। ये एक बहुत ही खास जगह है। तुम्हारे बाईं ओर बंगाल की खाड़ी है, दाईं ओर हिंद महासागर है, ठीक आगे रामेश्वरम द्वीप है जो श्रीलंका तक जाता है, और तुम्हारे पीछे भारत की मुख्य भूमि है। जो तुम रेलवे पुल देख रहे हो उसे पंबन ब्रिज कहा जाता है। ये भारत का पहला समुद्री पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ये रेलवे लाइन जो तुम देख रहे हो शेष भारत के साथ रामेश्वरम का एकमात्र लिंक थी। ये पुल लगभग 100 साल पुराना है और इस पर अभी भी ट्रेन चलती है। 60 के दशक के मध्य में एक महाचक्रवात आया था जिसने रामेश्वरम द्वीप पर पूरी रेलवे लाइन और स्टेशन को नष्ट कर दिया था, लेकिन पुल की बड़ी क्षति होने के बावजूद भी ये मजबूती से खड़ा रहा। मैं कहूँगा कि ये भारत को अंग्रेजों का एक उपहार था। ये पुल जिस पर हम खड़े हैं, इसे बने तो अभी कुछ 15 साल ही हुए हैं। इससे पहले सिर्फ ये पुराना ट्रेन का एक पुल ही रामेश्वरम के साथ भारत भूमि का एकमात्र लिंक था, आने जाने का अकेला जरिया था। मैं दृश्यों, स्थान के महत्व और सबसे ऊपर ब्रिटिश इंजीनियरिंग के चमत्कार से मंत्रमुग्ध था। अचानक पुराना, जर्जर और जंग लगा हुआ रेलवे पुल मुझे एक राज्य की रक्षा करने वाले और पीढ़ियों को जोड़ने वाले भीष्म पितामह जैसे दिखने लगा। ये जगह तस्वीरें लेने से परे थी और इसे केवल महसूस किया और जिया जा सकता था। हमारा शानदार तमिलनाडु, सुमन ने लगभग विजयी भाव से कहा। बिल्कुल, काश मैं इस हिस्से को अंतरिक्ष से देख पाता। कार्तिक के इस वर्णन ने इस जगह को और भी दिलचस्प बना दिया है। मैंने कहा, अक्का, कार्तिक अन्ना को अपना ज्ञान दिखाने के लिए एक नया मुर्गा मिल गया है। वह हमेशा दिखावा करना पसंद करता है, लक्ष्मी ने कहा और दोनों लड़कियां जोर जोर से हंस पड़ी। मैंने कार्तिक की ओर देखा। वह लक्ष्मी को मुक्का मारने के लिए लगभग तैयार था, लेकिन हंसने के बजाय मैंने उसके ज्ञान की सराहना करते हुए मुस्कुराया। चिंता मत करो रौनक, वह तुमको और भी बहुत सी बातें बताएगा। क्या तुम सभी लोग पहले भी रामेश्वरम आ चुके हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन तब हम बच्चे थे और मुझे इस जगह के बारे में कुछ याद नहीं है। कार्तिक हाल ही में यहाँ आया था, इसलिए वह इस जगह और इससे जुड़ी कहानियाँ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तथ्य कहानियाँ नहीं है, तथ्य हैं। कार्तिक ने आपत्ति जताई और उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन वह हंस पड़ी और उसकी बात को लगभग नज़रअंदाज कर दिया। जब तक हम रामेश्वरम पहुंचे दोपहर हो चुकी थी, या यूं कहें कि शाम होने वाली थी। कार्तिक एक होटल को जानता था जहां वह रुका था और उसने पहले ही उन्हें फ़ोन करके कमरे बुक कर लिए थे। ये होटल धार्मिक पर्यटकों जो 1 से 2 रात से अधिक नहीं रुकते की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक साधारण होटल था। हमने अपने कमरे में सभी के लिए चाय का ऑर्डर दिया और लक्ष्मी और सुमन भी हमारे साथ ही हमारे कमरे में आ गए। जब तक चाय आई तब तक हम सभी लोग पैर फैलाकर जहाँ पर जिसे जगह मिली वहाँ बैठ चुके थे।
लक्ष्मी ने सबको चाय दी और चाय की चुस्की लेते हुए हम लोग कार्तिक की ओर देखने लग गए कि अब वह हमें आगे क्या करना है उसके बारे में बताएगा। सुनो, रामेश्वरम एक विशेष मंदिर है और यहाँ स्थानीय तौर पर इसे रामनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जो एक ज्योतिर्लिंग, धाम और तीर्थ स्थल है और उस पहलू से ये शैव, वैष्णव और अन्य धार्मिक निकायों द्वारा समान रूप से पूजनीय है। मैं सोच में पड़ गया। मेरे दृष्टिकोण से एक मंदिर तो सिर्फ एक मंदिर होता है। मंदिर, तीर्थ और धाम में क्या अंतर होता है? अन्ना, इनमें वास्तव में क्या अंतर है? लक्ष्मी ने पूछा। ठीक है, बताता हूँ। ज्योतिर्लिंग के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि ज्योतिर्लिंग शिव की ऊर्जा का स्वरूप है और ये मंदिर 12 शिव ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। धामों को विष्णु जी का निवास माना जाता है और धाम 4 हैं। ये 4 धाम हैं रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में इन 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ एक संस्कृत शब्द है और आमतौर पर किसी भी ऐसे स्थान को संदर्भित करता है जो पवित्र है। तीर्थ स्थल जैसे पहाड़ या जंगल या समुद्र तट या नदियां या तालाब एक हिंदू के लिए मोक्षदायक मूल्य रखते हैं। पुराने समय में लोग अपने परिवारों को पीछे छोड़ देते थे और फिर भगवान या मोक्ष की तलाश में तीर्थ यात्रा पर निकल जाते थे, जहाँ से वे अक्सर वापस नहीं आते थे। अब मुझे ज्योतिर्लिंग, धाम और तीर्थ स्थल के बीच का अंतर पता चल गया था। चलो, हमारे आज के रामेश्वरम मंदिर पर वापस जाते हैं। यहाँ कुल 22 तीर्थ हैं, जिनमें से 21 तीर्थ कुंड रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर हैं और इन्हें यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ आदि आदि नाम दिए गए हैं। पहले और प्रमुख तीर्थ को अग्नि तीर्थम कहा जाता है, जो समुद्र है। हम सभी पहले समुद्र में डुबकी लगाएंगे और वहां से उन्हीं गीले कपड़ों में मंदिर जाएंगे। वहां हम इन 21 तीर्थों में स्नान करेंगे और फिर अपने कपड़े बदलेंगे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे। इन 21 तीर्थों में कोई कैसे स्नान करता है? सुमन ने अब थोड़ा परेशान होकर पूछा। एक बार जब हम मंदिर में पहुंचेंगे तो देखना कि कुछ लोग बाल्टी और रस्सी के साथ खड़े हैं। हम उनमें से एक को अपने साथ ले लेंगे और वह कुएं से पानी निकालेगा और हम पर डालेगा। ये थोड़ा टेढ़ा और अजीब लग रहा है, कार्तिक, सुमन ने कहा। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ, लक्ष्मी ने समर्थन किया। लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने का यही तरीका है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, मैं गीले कपड़ों से नहीं बल्कि सच्चे दिल से भावना की पूजा करती हूँ। मैं अपनी पूरी पवित्रता के साथ खुद को उस सर्वशक्तिमान को समर्पित करती हूँ और बस यही मायने रखता है। मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे गीले कपड़ों में दर्शन के लिए जाऊंगी, सुमन ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा। हम वहां चलते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग कैसे दर्शन के लिए जा रहे हैं और फिर हम भी वैसा ही कुछ कर लेंगे। मेरे पास एक गोल गले की टी शर्ट थी और ये गीली होने के बाद भी असहज नहीं होगी, लेकिन शरीर के निचले हिस्से के लिए मेरे पास केवल जीन्स और शॉर्ट्स थे और दोनों ही कार्तिक के वर्णन के अनुसार उपयुक्त नहीं थे। मेरे पास भी 2 जोड़ी जीन्स के अलावा और कुछ नहीं है, मैंने कहा। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, लगता है कि ये लक्ष्मी के शब्द हैं जो कि भविष्यवक्ता होने जा रहे हैं। तुमको एक लुंगी खरीद लेनी चाहिए। लेकिन मैं बाद में लुंगी का क्या करूंगा? मैं तो पहनता भी नहीं। कोई बात नहीं, इसे अपनी तमिलनाडु की यात्रा की याद के रूप में अपने पास संभाल कर रखना। तुम जब भी इसे देखोगे तुम्हें ये लोगों की और हमारे साथ बिताए हुए वक्त की याद दिलाएगी। तुम्हें याद करने के लिए मुझे लुंगी की जरूरत नहीं है। एक पंजाबी लड़के के लिए लुंगी से अच्छी तमिलनाडु की यादगार और कुछ हो नहीं सकती। एक बात और, लुंगी पहने हुए रौनक की सबसे पहली फोटो मैं खींचूंगी, लक्ष्मी ने कहा। मैं बाहर पास की दुकान में गया और एक लुंगी खरीदी और इस बीच दोनों लड़कियां कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गईं। कार्तिक के पास पहले से ही लुंगी थी और वह अच्छी तरह से तैयार था। जब मैं लुंगी और टी शर्ट पहनकर अपने कमरे से बाहर आया तो वे तीनों पहले से ही बाहर थे। मुझे अजीब तरह से लुंगी में लिपटा हुआ देखकर वे तीनों जोर से हंस पड़े। लक्ष्मी ने मुझे वैसे ही खड़े रहने के लिए कहा जैसे मैं था और वह अंदर गई। कैमरा निकाला और मेरी अकेले की फोटो खींची। जब हम समुद्र के पास पहुंचे, जो होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो नज़ारा कार्तिक ने जो कहा था उससे कुछ अलग था। पुरुषों के लिए हर कोई केवल अपने अंडरवियर में समुद्र में डुबकी लगा रहा था और फिर सूखे कपड़े पहन रहा था। ज़्यादातर औरतें समुद्र में डुबकी नहीं लगा रही थीं, बल्कि सिर्फ अपने हाथ, पैर और चेहरे को अच्छी तरह से धो रही थीं और फिर अपने सिर पर पानी छिड़क रही थीं। ये वैसा ही कुछ था जैसा सुमन ने कहा था कि मंदिर में गीले कपड़े नहीं बल्कि सच्चे दिल से जाना चाहिए। उस जगह के बारे में एक और बात थी। शायद तीर्थयात्रियों के लगातार आवागमन के कारण शायद
समुद्र के उथलेपन के कारण या शायद इस स्थान पर समुद्र का पानी ऐसा होने के कारण समुद्र इतना साफ नहीं दिखता था। यहाँ वहाँ कुछ कपड़े भी बिखरे हुए थे जिन्हें तीर्थयात्री पीछे छोड़ गए थे। मैंने और कार्तिक ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अपने अंडरवियर में समुद्र के उथले पानी में डुबकी लगाई और वापस आकर टी शर्ट और लुंगी पहन ली। अब तक लड़कियों के सामने नंगे होने की मेरी शर्म और अजीबता दूर हो चुकी थी। मैंने देखा कि दोनों लड़कियों ने अपने हाथ पैर चेहरा धोया और अपने सिर पर समुद्र का पानी छिड़का। अब मैं देख सकता था कि लक्ष्मी थोड़ी थकी हुई और असहज थी। हालांकि हम सभी ने एक ही यात्रा की थी और यह बिल्कुल भी कठिन नहीं थी। वह निश्चित रूप से अधिक थक गई थी और कभी कभी जोर से सांस लेती थी। मुझे नहीं पता था कि मामला क्या था। मैंने देखा कि दोनों लड़कियां हमारी ओर आ रही थी और सुमन और लक्ष्मी दोनों ने अपने चुल्लू में समुद्र का पानी ले रखा था। मैंने सोचा कि उन्हें कोई अनुष्ठान करना होगा। जब वे मेरे पास आई तो लक्ष्मी ने कहा, रौनक, यहाँ आओ। मैं उनके करीब गया और उन्होंने सारा पानी मेरे सिर और कंधे पर डाल दिया। नई लुंगी पहनने के बाद हम तुम्हें सूखा कैसे छोड़ देते? इसे अपना अभिषेक समझ लो, लक्ष्मी ने कहा और दोनों हंसने लगी। ये केवल पहला तीर्थ है, अंदर 21 और हैं। ये तुम्हें महंगा पड़ सकता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम बाद में देखेंगे। क्यों अक्का? वैसे भी आमतौर पर पानी की लड़ाई में मुझे हराना मुश्किल होता है। तुम भी? मैं सुमन की ओर मुड़ा और पूछा कि वह ऐसी शरारती योजना का हिस्सा कैसे हो सकती है। ये सब लक्ष्मी की करामात है। मैंने केवल वही किया जो उसने मुझसे करने को कहा, उसने कहा और मुस्कुरा दी। हम अपने 7वें ज्योतिर्लिंग रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए तैयार थे। मंदिर समुद्र तट से ही दिखाई दे रहा था। इसका भी ऊंचा और भव्य गोपुरम था, लेकिन इसे देवी देवताओं की मूर्तियों से नहीं सजाया गया था। इसके बजाय इसमें चौकोर डिजाइन थे। इसके अलावा गोपुरम से पहले एक और द्वार था जिसके शीर्ष पर नंदी पर बैठे शिवजी पार्वती की मूर्ति थी और नदी के दोनों ओर गणेश और कार्तिकेयन की मूर्तियां थी। ये पूरा शिव परिवार था। हम मंदिर के अंदर गए और मंदिर के बाईं ओर खुली सी जगह थी। वहीं पर सारे तीर्थ कुंड भी थे। मूलतः ये तीर्थ कुंड कुएं थे और कुएं पर तीर्थ का नाम लिखा हुआ था। वहाँ कई लोग ऐसे थे जो तीर्थ यात्रियों की मदद कर रहे थे। उनके पास छोटी बाल्टी और रस्सी थी और वे तीर्थ यात्रियों के लिए इन कुओं से पानी खींचते थे। कुछ तीर्थयात्री इसे पूरा अपने सिर पर डाल लेते थे, लेकिन अधिकांश बस अपने सिर पर पानी छिड़क रहे थे। ये एक सामान्य हिंदू परंपरा है। हम अपने घरों में आमतौर पर कुछ बोतलों में गंगा जल रखते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर सामान्य जल की बड़ी मात्रा में कुछ चम्मच गंगा जल मिला देने से पूरा जल ही गंगा जल बन जाता है। कहते हैं, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। क्योंकि हम 4 थे इसलिए हमने तय किया कि हम कुएं से 4 बार पानी नहीं निकालेंगे। इसके बजाय हम कुएं से एक छोटी बाल्टी पानी निकालेंगे और हम चारों उसमें से कुछ अपने सिर पर, कुछ अपने हाथों पर और कुछ अपने पैरों पर छिड़केंगे। हमने ऐसा ही किया। उनमें से किसी एक कुएं पर पानी खींचने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक छोटी बाल्टी से एक रस्सी बंधी हुई थी, तो मैंने उसे लिया और खुद ही कुएं से पानी निकाल लिया। अब मेरे पास पानी की पूरी बाल्टी थी और वो तीनों पानी छिड़कवाने के लिए मेरी तरफ आए। मैंने पूरी बाल्टी उठाई और उसे लक्ष्मी की ओर ऐसे पकड़ा जैसे कि मैं उसके ऊपर पानी फेंकने जा रहा हूँ। लक्ष्मी, क्या बोलती हो? बदला ले लूं? अच्छा जी, कोशिश तो करके देखो, फिर आगे देखो क्या होता है। अगले तीर्थ में मैं तुम्हें सीधे कुएं में ही धक्का दे दूंगी, तब देखती हूँ कौन बचाता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया। ये तुम्हारी धमकी नहीं बल्कि इस जगह की पवित्रता है कि मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। बार बार अपना चेहरा, हाथ और पैर धोने पर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर छिड़कने पर 21 तीर्थों के बाद हम वैसे भी आधे गीले हो गए थे। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि मौसम अभी भी गर्म था और आर्द्र था और ये कुछ ही समय में सूख जाएगा। अब समय था ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर जाने का। जब हमने मंदिर का गलियारा देखा तो हम अवाक रह गए, क्योंकि इसको बनाने में उस समय के मजदूरों और कारीगरों की असाधारण मेहनत करनी पड़ी होगी। गलियारे की लंबाई अंतहीन थी और जाहिर तौर पर गलियारे की छत का निर्माण पत्थरों से किया गया था। छत के स्लैब के वजन को संभालने के लिए गलियारे में दोनों तरफ बड़े बड़े 4 तरफा स्तंभ बनाए गए थे, जिन्होंने उस छत को संभाल रखा था। स्तंभों पर चित्रकारी की गई थी और यथासंभव सजावट की गई थी। यहाँ तक कि छत को भी अच्छी तरह से चित्रित किया गया था
और लताओं और बेलों के डिजाइनों से सजाया गया था। इस मंदिर के अद्भुत गलियारे को बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रयास और महत्वपूर्ण लागत की आवश्यकता होती होगी। बाद में कार्तिक ने हमें बताया कि ये दुनिया की किसी भी मंदिर में सबसे लंबा गलियारा है। हालांकि इस चर्च और मंदिरों में लंबे गलियारे होते थे, लेकिन एक हिंदू मंदिर के लिए यह सबसे बड़ा था। दीर्घाओं और बरामदों से गुजरने के बाद हम अंततः मुख्य मंदिर तक पहुंचे, जहां ज्योतिर्लिंग स्थित था। ज्योतिर्लिंग एक छोटे से कमरे में था और भक्तों को उस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। ये अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न था जिन्हें हमने अब तक छुआ है। इसकी पूजा दूर से ही की जानी थी। वहाँ एक लंबी लेकिन व्यवस्थित लाइन थी जो कछुआ गति से चल रही थी, और हम भी लाइन में खड़े हो गए। जब हमारी बारी आई तो हमने बाहर से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ये एक सामान्य शिवलिंग की तरह था और मालाओं से सुसज्जित था। एकमात्र परेशानी ये थी कि अंदर अपेक्षाकृत अंधेरा था और ज्योतिर्लिंग को ठीक से देखने के लिए अपनी नजरें गड़ानी पड़ती थी। मैंने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हमने अब तक सभी ज्योतिर्लिंगों को छुआ था और इस नज़रिए से देखें तो ये उपलब्धि अलग सी लग रही थी, लेकिन फिर भी ये एक खुशी का क्षण था। मैंने देखा कि लक्ष्मी अब ज़्यादा ठीक है और चुस्त लग रही थी। मंदिर का असर है या इसके खुले और लंबे गलियारे, कुछ भी कहिए, लेकिन वह पहले से ज़्यादा बेहतर थी। मैंने इस बार सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, लक्ष्मी तुम अब ठीक लग रही हो। ऐसा करते हैं कि इस मंदिर के इन लंबे गलियारों में थोड़ी देर और बैठते हैं और थोड़ा और पुण्य कमाते हैं। हाँ, मंदिर में आने के बाद से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का सा लग रहा है, लक्ष्मी बोली। लेकिन मंदिर में बैठने से नहीं, अच्छे काम करने से पुण्य मिलता है, सुमन बोली। इसके लिए तो मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, नहीं क्या? इसे यहाँ बैठने के लिए कह रहा हूँ जिससे इसे थोड़ा आराम मिले, मैंने जवाब दिया। हाउ स्वीट ऑफ यू, सुमन बोली। कार्तिक ने कहा, बेहतर होगा कि हम अपने कमरे में वापस चलें और वहाँ आराम करें। वहाँ हमको इसका इनहेलर भी मिल जाएगा। वैसे भी हम सभी को आराम करना चाहिए क्योंकि कल सुबह हमें 4 बजे उठना है। कार्तिक, ये एक ज्योतिर्लिंग है जिसका अर्थ है ऊर्जा का स्तंभ, कॉलम ऑफ लाइट एंड एनर्जी। लक्ष्मी को यहाँ नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्या ऐसा नहीं है कि हम सब उसी एनर्जी के लिए यहाँ आए हैं? क्या ऐसा नहीं है कि ये लक्ष्मी ही है जिनके लिए हम सब यहाँ आए हैं? तो आओ और जल्दीबाजी मत करो। हम इस मंदिर के इन लंबे और भव्य गलियारों में कहीं आराम से थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। तुमने ही हमें बताया था कि दुनिया के सबसे लंबे गलियारे हैं और ये अनोखा मंदिर है जो एक मंदिर, तीर्थ और धाम है। तो आओ इस जगह के चमत्कार और पवित्रता में थोड़ा और सरोबार हो जाएं। सुमन ने घोषणा की। उनका तर्क इतना प्रभावशाली था कि किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला और हम सभी ने एक अच्छी, आरामदायक और शांत जगह ढूंढी और वहां बैठ गए। यदि आप ऐसी जगह पर बैठते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने आप को मंदिर की भव्यता में डूबा रहने देते हैं, तो देखिए आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ एक प्रकार की ऊर्जा थी जिसे मैंने निश्चित रूप से महसूस किया। दरअसल लक्ष्मी भी अब काफ़ी बेहतर दिखने लगी थी। हम सभी अपेक्षाकृत शांत थे और अपने अपने विचारों और दुनिया में खोए हुए थे। मुझे लगता है कि लाइन में खड़े होने के बजाय मौन और शांति में बैठकर हम भगवान के अधिक निकट थे और उनके साथ जुड़ रहे थे। लाइन में खड़े होने का उद्देश्य जल्दी से दर्शन प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ शांति से बैठने का उद्देश्य हमारे दिलों में ज्योतिर्लिंग की छवि को बसाना था। ये कुछ वैसा ही था जैसे जब आप अपना पसंदीदा खाना या कोई मिठाई खाते हो तो उस वक्त खाने के समय ये एक काम होता है, लेकिन बाद में आप उस स्वाद का आनंद लेते हो। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हें क्या परेशानी है लक्ष्मी? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो, मैंने पूछा। रौनक, मुझे सांस लेने में तकलीफ है। जहाँ उमस और गर्मी होती है वहाँ ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर हवा भारी हो जाती है और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुम्हें समुद्र पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे समुद्र पसंद नहीं है। दरअसल बीच, समुद्र तट मेरे पसंदीदा है, लेकिन इसकी एक कीमत देनी पड़ती है। ज़्यादातर बीच वाली जगहों पर उमस ज़्यादा होती है। मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। ओह! क्या तुम्हें पहाड़ों पर भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है? मुझे पहाड़ों का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वैसे भी मुझे वे पसंद नहीं है। क्यों? मैं सचमुच आश्चर्यचकित था। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं तो चक्कर आ जाता है। अब मैं उलझन में पड़ रहा था। केदारनाथ यात्रा के दौरान जब भी मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें किसी भी तरह की सांस फूलने की हालत में नहीं देखा। वह अद्भुत था।
मुझे नहीं पता कि कारण क्या था, लेकिन मुझे एक बार भी सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्या ये फिर से ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा हो सकती है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रौनक, सुमन ने उत्साहित होकर कहा। ये वही एनर्जी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अचानक मुझे केदारनाथ यात्रा के दौरान कार्तिक ने जो कहा था वह याद आया। वे किसी मिशन पर नहीं है, लेकिन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूरे करने का उनका उद्देश्य है। ये तीनों किसी विशेष कारण से उनके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर रहे हैं। ये उनके लिए सिर्फ यात्रा और पर्यटन नहीं है, इस यात्रा का एक उद्देश्य है और मैं भी अब उस उद्देश्य का हिस्सा बन गया हूँ। मेरा भी अपना एक उद्देश्य था और जो भी उनका उद्देश्य था, उनके उद्देश्य से ही मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा था। मुझे सुमन के साथ ज़्यादा समय मिलने लगा था और हर मुलाकात के साथ मैं उसके और भी करीब होता जा रहा था। शायद मुझे उसे अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहिए। मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं उसे चाहता हूँ और इस अनोखे मंदिर, तीर्थ और धाम से बेहतर जगह क्या हो सकती है। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, सुमन ने चुप्पी तोड़ी। कार्तिक, तुमने कहा था कि हमें कल सुबह 4 बजे उठना होगा। क्यों? इस मंदिर में एक और दर्शन करने के लिए। दर्शन हम पहले ही कर चुके हैं। हमें फिर से वही दर्शन करने के लिए यहाँ क्यों आना है? अक्का, ऐसा लगता है कि अन्ना ने आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लिया है और वह अब और अधिक ऊर्जा चाहते हैं। लक्ष्मी ने कार्तिक की ओर इशारा किया। वही दर्शन नहीं है, हालांकि मंदिर तो यही होगा, लेकिन दर्शन अलग अलग लिंग का होगा। अच्छा, वह कैसे? ये एक और चीज़ है जिसके लिए यह अनोखा मंदिर है। इसमें 2 शिवलिंग हैं। वाह! एक तो वह है जो हमने अभी देखा। यहाँ एक और लिंग है और उसके दर्शन को मणि दर्शन कहा जाता है और ये केवल सुबह 4:30 बजे ही बहुत कम समय के लिए होता है। ऐसा कैसे है कि 2 शिवलिंग हैं? इसके बारे में एक कहानी है। ये तो हम सब जानते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारना सबसे बड़े पापों में से एक था और राम ने उसे मार डाला। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम प्रायश्चित के रूप में भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे और एक ब्राह्मण की हत्या के लिए क्षमा मांगना चाहते थे। उन्होंने हनुमान से कैलाश से एक लिंग लाने को कहा। हनुमान को लौटने में देरी हो रही थी और अच्छा मुहूर्त निकल रहा था। इसलिए सीता माता ने रेत का एक शिवलिंग बनाया ताकि राम उसकी पूजा कर सकें। ऐसा माना जाता है कि जिस शिवलिंग को सीता जी ने रेत से बनाया और जिसकी राम ने पूजा की, उसे रामलिंगम के नाम से जाना जाता है, जिसकी अब रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की जाती है। हनुमान द्वारा कैलाश से लाए गए लिंग को विश्वलिंगम कहा जाता है। यहाँ रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में हनुमान द्वारा लाए गए लिंग विश्वलिंगम की पूजा आज भी सीता द्वारा बनाए गए लिंग रामलिंगम से पहले की जाती है। इसे मणि दर्शनम या स्फटिका लिंगम दर्शनम कहा जाता है। स्फटिक का अर्थ है प्राकृतिक पन्ना और ये पूजा मंदिर में सुबह सबसे पहले होती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये शेषनाग की मणि है। बड़ी बढ़िया बात बताई तुमने, कार्तिक, मैंने लगभग उछलते हुए कहा। बाहर बाजार में मैंने कई तस्वीरें देखी थी जिनमें राम समुद्र तट पर एक शिवलिंग की पूजा कर रहे थे और मुझे जिज्ञासा थी कि राम समुद्र तट पर एक लिंग की पूजा क्यों कर रहे थे। अब मुझे उन तस्वीरों के पीछे की कहानी पता चल गई थी। एक और दिलचस्प बात है, कुछ का कहना है कि सीता ने नहीं बल्कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले जीत के लिए शिव का आशीर्वाद लेने के लिए राम ने रेत का शिवलिंग बनाया था। कुछ का कहना है कि हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए हिमालय नहीं बल्कि काशी भेजा गया था। केवल ईश्वर ही जानता है कि कौन सा संस्करण सही है। तथ्य यह है कि इस मंदिर में 2 शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जो इसे और भी अनोखा बनाता है। कार्तिक ने समापन किया। जब हम होटल पहुंचे तो मैंने पहली बार लक्ष्मी को इनहेलर लेते देखा। ये हैंडी पंप होता है जिसमें दवा मिलाई जाती है और इसका एक सिरा मुंह में जितना गहराई तक संभव हो डाला जाता है और दूसरे सिरे को बॉल पॉइंट पेन की तरह अंगूठे से दबाया जाता है। डिस्पेंसर सीधे गले में दवा छोड़ता है जिससे मरीज को लगभग तुरंत राहत मिलती है। मैं और कार्तिक अपने कमरे में गए और आराम से लेट गए। हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे और शायद दोनों लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहे थे। कुछ देर बाद मैंने कार्तिक से कहा, यार मैं लक्ष्मी की हिम्मत और हौसले की दाद देता हूँ। जब भी मैंने उसे देखा है वह हमेशा खुशमिजाज रहती है और हमारी कोई भी योजना, चाहे वह धार्मिक हो या साहसिक, सबसे पहले प्रपोज करने और उसमें शामिल होने के लिए आगे आई है। बिल्कुल रौनक, यहाँ तक कि घर पर भी वह हमेशा खुश रहती है और शायद ही कभी अपनी बीमारी से परेशान होती है। हम कुछ देर तक शांत रहे और उसके बाद सो गए।